हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली स्टडी एनालिसिस क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और कोविड प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन कर रहे होंगे। वादे के मुताबिक मैं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई दोस्तों के मैसेज भी मुझे प्राप्त हुए थे कि जो भी नए एस्पिरेंट है उनके लिए एक वीडियो बनाया जाए। दोस्तों, अक्सर सभी लोगों का सपना होता है, कई युवाओं का सपना होता है कि वो एक अच्छी से सरकारी नौकरी प्राप्त करे और अपने घर परिवार समाज और देश का नाम रोशन करे। पर जानकारी के अभाव में या यूँ कहें कई विकट विपरीत परिस्थितियों के कारण कई लोगों का यह सपना पूरा नहीं हो पाता है। अगर आप भी ऐसे ही सरकारी अधिकारी बनने की तमन्ना रखते हैं तो यूपीएससी या यूँ कहें सिविल सेवा की जो परीक्षा है आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। यूपीएससी मीन्स जो संघ लोक सेवा आयोग होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो ये जो एग्ज़ाम है वो हम सभी जानते हैं कि जो भारत की सबसे ये प्रतिष्ठित और कठिनतम परीक्षाओं में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें एक तो आपको एक गरिमामय पद भी मिलता है, साथ ही साथ आपको बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व के साथ जो लोगों की सेवा करने का अवसर मिलता है। तो दोस्तों, आप इसे नौकरी के रूप में नहीं बल्कि एक सेवा के रूप में देख सकते हैं। ये नौकरी कम सेवा ज़्यादा है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यूपीएससी की तैयारी में ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको ध्यान में रखना था उस पर हम प्रकाश डालेंगे। वैसे आपको इस टॉपिक पर यूट्यूब पर कई सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन ये आपको अलग अलग मिलेंगे। मैंने इस वीडियो में कोशिश किया है कि एक ही जगह पर आपको जितना भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मुहैया कराया जा सके। बस आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी जानते हैं कि यह चैनल बहुत ही नया है और आपको इस चैनल को नए बच्चे की तरह प्यार और दुलार की ज़रूरत है। इसे बढ़ाने में आप हमारी मदद करें और हम आपके इस प्यार और सपोर्ट को बेहतरीन कंटेंट के माध्यम से शुक्रिया के रूप में अदा करेंगे। ओके, तो वीडियो पर वापस आते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो ये जो वीडियो है वो सिविल सेवा की परीक्षा जो है वो नए छात्रों के लिए। वैसे ये जो वीडियो है वो नए छात्र के साथ साथ वैसे पुराने छात्र भी देख सकते हैं जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। ओके, इसमें हम देखेंगे इस वीडियो में कि इस वीडियो की पृष्ठभूमि क्या है, कि इसे हम क्या क्यों और कैसे में डिवाइड कर रखा है। तो जो यूपीएससी क्या है और क्यों, इसको हम कंबाइंड रूप में देखेंगे और यूपीएससी की तैयारी के जो मैकेनिज्म है, कैसे तैयारी की जाए, इसके कुछ खास तरीके सुझाव वगैरह ये सब बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल आपके लिए साबित हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दूं कि जो यूपीएससी की जो परीक्षा होती है वो हर साल यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाती है और इस वर्ष जो भी यूपीएससी के जो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं 2022 में, उसका नोटिफिकेशन भी फरवरी के महीने में संभवतः आ सकता है और 2 फरवरी को संभावित है जो यूपीएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग। और यूपीएससी की जो परीक्षा है प्रीलिम्स की वो 5 जून को निर्धारित है। तो हम उन छात्रों के बारे में भी बात कर रहे हैं और साथ ही साथ हम जो छात्र बिल्कुल नए हैं जो कि 2023 को ध्यान में रखकर अगर तैयारी करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो वो इसको बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और उसका पालन ज़रूर करेंगे। तो मैं बता दूं कि हर साल जो है वो लगभग 10 लाख से अधिक छात्र आवेदन करते हैं और इनमें से लगभग 1% से भी कम छात्रों का अंतिम रूप से चयन हो पाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये आंकड़े ही बता रहे हैं, बयान कर रहे हैं कि ये एग्ज़ाम किस रेंज का है। हालांकि इस टफनेस और ये इन आंकड़ों से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी 1% जो छात्र हैं वो अगर इसे क्रैक करते हैं तो आखिर वो भी स्टूडेंट ही होते हैं। तो आप को ये धीरे धीरे आपको आगे मैं बताता रहूँगा कि कैसे आप इसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं। वैसे भी आप लोगों ने सुना ही होगा
कि परेशानियों से भागना आसान होता है, परेशानियों से भागना आसान होता है, और हर मुश्किल ज़िंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, और मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में ही तो जहान होता है, मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में ही तो जहान होता है। तो दोस्तों, वैसे भी इन जो 1% जो सफल छात्र हैं, उनको वैसे पोस्ट भी दिए जाते हैं जो कि भारत के सबसे प्रमुख पदों में से एक है। यूपीएससी ने कुल मिलाकर लगभग 24 सेवाएं ऐसी निर्धारित की हैं जो कि उनके नोटिफिकेशन में दिया गया रहता है। तो उन्हीं को इन 24 पोस्ट में से, जैसे कि इसमें प्रमुख रूप से आईएएस जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा है, आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा है, आईएफएस है फॉरेन सर्विस है जो विदेश सेवा है, आईआरएस है रिवेन्यू सर्विस है। ये सब जो इम्पोर्टेंट जो पद हैं, सेवा हैं, ये आपको मिलते हैं। तो जब इतनी बड़ी सेवा है तो इसके लिए तो टफनेस तो जायज़ है। वैसे यूपीएससी की जो परीक्षा होती है, न सिर्फ सिलेबस यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसकी लंबाई के लिहाज से, बल्कि इसकी जो जो अनप्रिडिक्टेबल नेचर है, जो इसकी जो प्रकृति है, उसके लिहाज से भी काफ़ी चैलेंजिंग है। इसे वैसे भी सभी लिखित परीक्षाएं जो भी होती है उसकी जननी के रूप में ही ऐसे ही नहीं जाना जाता है, ठीक है। तो वैसे मैं ये बताना ही भूल गया कि यूपीएससी की जो परीक्षा होती है वो मेनली 3 फेजेज़ में होती है। जो पहला फेज होता है वो होता है प्रीलिम्स का, दूसरा होता है मेंस का, और तीसरा होता है इंटरव्यू का। तो ये तीनों फेजेज जो होते हैं वो कंडक्ट कराए जाते हैं, और इन तीनों फेजेज़ में आपको क्वालिफाई करना मैंडेटरी होता है, ओके। और इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए, तीनों फेजेज़ के लिए आपको अलग अलग रणनीतियाँ बनानी पड़ती है, ठीक है। तो आइए थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं कि इन तीनों में आखिर क्या यूपीएससी ढूंढने की कोशिश करती है। शॉर्ट में मैं बता दूँ कि जो प्रीलिम्स की जो परीक्षा होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर आपकी पकड़ कितनी अच्छी है। वैसे तो आपको इस इन विषयों में विशेषज्ञता तो हासिल नहीं करनी होती है, लेकिन यह आपको बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर मतलब गोता लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि उसके जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो विषय का जो मर्म है उसको आपको समझना होता है, ठीक है। वैसे स्नातक स्तर पर जो भी जानकारी होती है, चूँकि इसका क्वालिफिकेशन भी स्नातक है, तो बस उतना हो जाए बहुत होता है। और बात करें अगर मेंस की, तो मेंस में भी आपको जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो भी स्नातक या प्रास्नातक जो स्तर की जो बुक्स होती है, लेवल जो होते हैं वो वहीं तक स्टडी करना होता है, ठीक है। और वैसे सिलेबस और बुक लिस्ट के बारे में हम सेपरेटली बात करेंगे, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा डिटेल में अगर हम अभी बताएं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा जो इंटरव्यू होता है, जिसे हम वाइवा भी बोलते हैं, इसको पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण भी कहा जाता है। तो इस सेगमेंट में आपको क्या होता है कि जो आपका जो व्यक्तित्व है और जो आपका गुण है, इन सभी का जो एक डिफरेंट डिफरेंट पहलू हैं, इन सभी को आप ढूंढने के टटोलने की कोशिश करते हैं जो भी बोर्ड मेंबर्स होते हैं यूपीएससी के जो इंटरव्यू में, जो भी बोर्ड पैनल में होते हैं। तो आपका जैसे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपकी जो जो मेंटलिटी कैसी है, आपकी आपकी जो बुद्धि की जो तीक्ष्णता है, यानी कि आप कितना तीव्रता से आप किसी आंसर को देते हैं। आप क्रॉस अगर क्वेश्चन किए जाएँ तो किस किस मतलब अगर आप दबाव में हैं, तनाव में हैं, वहाँ से कैसे आप उभरते हैं, किस किस तरह का जो आपका उभरने की कला है वो देखने की कोशिश की जाती है। साथ ही साथ आपको जो भी हॉबीज होते हैं आपके, जो भी आपके वीकनेस स्ट्रेंथ वगैरह होते हैं, आपके जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ आपकी जो भी अगर वर्क एक्सपीरियंस है कोई, अगर आप कहीं जॉब में हैं तो वहाँ से भी कुछ सवाल आपसे बनाए जाते रहते हैं। तो ये सब जो है, ये तीनों जो एग्ज़ाम्स हैं इसमें आपको ये मोटे तौर पे ये आपको टोटलने की कोशिश करती है यूपीएससी, ठीक है। आइए देखते हैं कि यूपीएससी की तैयारी में जो हमने अगला सेगमेंट रखा है कि आखिरकार ऐसे तीनों जो चरण के जो एग्ज़ाम होते हैं इसकी तैयारी शुरू कैसे करें, ओके। तो शुरू करने के लिए जो हम कुछ खास जो भी तरीके हैं, इसको खास बोले या जो भी इसको आप सुझाव माने, इसमें कुछ सावधानियाँ भी हैं, कुछ सलाह भी है। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा।
तो देखते हैं सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले अपने आप को तैयार करें। जी जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको अपने आप से ये सवाल करना होगा कि आपको ये यूपीएससी जो है ये करना क्यों है, आईएएस ही क्यों बनना है आपको। अब आप ऐसे ही ट्रेंड के अनुसार या किसी से सुना हो, ऐसे कोई बोल दिया कि आप यूपीएससी करें तो ऐसे ही आप ना तैयार हो जाएं, बल्कि आपको एक जुनून होना चाहिए, आपको सेवा भाव का एक अंदर से जज्बा होना चाहिए। अगर इस तरह का अगर आपके जहन में है तो आप बेशक तैयारी शुरू कर सकते हैं। और अपने आप को मानसिक रूप से ज़रूर तैयार करें, शारीरिक रूप से भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से जब आप तैयार रहेंगे तो आप तैयारी बेशक शुरू कर सकते हैं। आप प्रतिदिन छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करें और उसको अचीव करने के लिए आप पूरी तरह से समर्पित हो जाइए, ठीक है। तो आपको अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। आप ऐसे ही घूमते आते ऐसे ही मतलब आप डिसीजन नहीं ले सकते कि हमें यूपीएससी करना है, क्योंकि कई सारे ऐसे जॉब्स ऑप्शन होते हैं। तो आपको यूपीएससी करना हो तो आपको मेंटली तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। आपको उस सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा कि आखिर हमें यूपीएससी ही क्यों करना है, आईएएस ही क्यों बनना है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं पाठ्यक्रम। आपको सिलेबस को जो है वो काफ़ी डीपली समझना पड़ेगा। सिलेबस क्या है, आप सिलेबस जो होता है वैसे भी किसी भी एग्ज़ाम्स की जो भी हम परीक्षा देते हैं उसका जो आत्मा बोलते हैं ना, आत्मा, वो होती है सिलेबस। तो यूपीएससी ने भी अपनी साइट पर सिलेबस को दे रखा है। बस आपको इसके हर एक बिंदुओं पर आपको अच्छी तरह से विश्लेषण करना होता है। और जब आप अगर अच्छे से समझ गए हैं तो इसको अक्षर से पालन करें। तो सिलेबस को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिलेबस को जानने से आप जो भी यूपीएससी आपसे जानना चाहती है, आप उससे जो मांगती है वो आपको सिलेबस में ही मिलेगा। आप यूपीएससी की जो ये इतनी अनंत गहराई है, इसमें सागर में आपको अगर तैर कर बाहर निकलना है, इसके काबिल बनना है, तो आपको इसको बहुत ही गहराई से समझना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मरियाना खाई से भी गहराई वाला है। तो ऐसा ना हो कि आप इस गहराई के में आप खो जाएं और इसे काल के काल में समझ ना जाए, इसलिए आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस को समझने से जो भी आप जो मटेरियल्स आप आप करेंगे, जो भी आप जो भी सब्जेक्ट्स को आप जो प्रायोरिटी देंगे, वो सब का आइडिया जो है ना आपको सिलेबस से ही मिलेगा। तो ये सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाए कि हमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं टाइम टेबल। जी हाँ दोस्तों, टाइम टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक आईएएस अधिकारी जो होते हैं उसकी भी एक बहुत ही सुव्यवस्थित दिनचर्या होती है। उनको सुव्यवस्थित नहीं, लेकिन आप दिनचर्या उसकी होती हैं। वैसे जॉब पे तो 24/7 होती है, लेकिन एक आईएएस अधिकारी बनने के लिए एक अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है। और अधिकारी की तरह आपको शुरू से ही आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो एक ऐसी दिनचर्या को अपनाना पड़ेगा जो ज़्यादा बहुत ही हार्ड ना हो, भारी भरकम ना हो। ऐसा ना हो कि आप उसे बना तो लें लेकिन वो आप पूरा ना कर सकें। इतना हार्ड सा भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसा बनाएं जिसको आप लंबे समय तक उस पर टिके रह सकें। और रूटीन जो होती है, आपकी जो टाइम टेबल होती है, वो आपको आपकी तैयारी में जो है ना कंटिन्यूटी देने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। और कंटिन्यूटी जो शब्द है ये काफ़ी भारी भरकम शब्द है, और ये यूपीएससी के जर्नी में आपको एक तरह से सफलता की एक कुंजी की तरह होती है। ये काफ़ी अनिवार्य तत्वों में से एक आता है। कंटिन्यूटी, निरंतरता बहुत अहम होती है। तो टाइम टेबल आपको निरंतरता ज़रूर प्रदान करती है, ताकि आप बह न जाएँ। आप रोज़ एक नए नए टारगेट को अचीव करते हैं। इससे आपका सिलेबस भी काफ़ी हद तक कवर हो जाता है, अगर आप इसको लंबे समय तक इसको कवर मतलब कि कंटिन्यू रखें तो टाइम टेबल बहुत ही ज़रूरी होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। एनसीईआरटी की किताबें, जो एनसीईआरटी के बुक्स होती हैं, इसके बारे में बच्चे हमेशा ऊहा-पोह की स्थिति में होते हैं, कौन सा एनसीईआरटी पढ़ें या ना पढ़ें। तो यूपीएससी जो एग्ज़ाम्स जो लेती हैं, इसमें हर साल या हर बार या कभी कभी भी छोटे मोटे बदलाव होते रहते हैं उसमें, जिसके कारण कंपटीशन टफ होता रहता है। लेकिन एनसीईआरटी किताबें जो हैं ये इन बदलावों से टफनेस से इधर है। कहने का मतलब है कि जो एनसीईआरटी होते हैं हर एस्पिरेंट्स को पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें जो
छठी से जो 12वीं तक की जो एनसीईआरटी होती है वो इस तरह से लिखी गई होती है कि जो भी आप इसको जितनी बार आप पढ़ते हैं उसको आप, तो आपके जो भी कंसेप्ट होते हैं आपके जो उस विषय में उसके उस टॉपिक्स पे जो भी आपकी क्लैरिटी है वो इंक्रीज होती है। और वैसे भी ये पुस्तक जो होती है वो काफ़ी विश्वसनीय होती है क्योंकि इसका जो स्रोत होती है स्वयं सरकार होती है ना। और काफ़ी विशेषज्ञों की टीम जो होती है वो इसको तैयार करती है, काफ़ी साइंटिफिक मेथड का इसमें यूज किया जाता है। तो इसमें ये कन्फ्यूजन ना पालें कि एनसीईआरटी पढ़े या ना पढ़े। आप बहुत अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है आपका, आप बहुत ही अच्छे अच्छे संस्थानों से पढ़ कर आए हैं, तो भी एक दो बार तो एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और अगर आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है और आप ग्रामीण परिवेश से आए हैं या आप वैसे मिडिल क्लास से आए हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छी जो पढ़ाई है वो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर नहीं हुई है, तो आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। वैसे जिसका जो भी स्ट्रेंथ है या वीकनेसेस है उसके अकॉर्डिंग ज़रूर पढ़ें। मान लीजिए कि जैसे आप अगर साइंस बैकग्राउंड है या साइंस से आपका जो स्ट्रांग है तो आप एसएसटी वाले सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करें। या आपका अगर एसएसटी मजबूत है, सोशल साइंस मजबूत है, तो आप साइंस पर फोकस करें। लेकिन ध्यान रहे कि इस दोनों में ना आपको बैलेंस बना कर रखना पड़ेगा, यानी कि दोनों को पढ़ना है, किसी को कम या किसी को ज़्यादा। अब इसको जितनी बार पढ़ें उतना ही फ़ायदा करेगा। वैसे भी मेंस में और इंटरव्यू में काफ़ी मतलब मेंस मेनली मेंस में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो राइटिंग जो आपको करनी होती है उसके कई सारे ऐसे पॉइंट्स और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आप मेंस में यूटिलाइज कर सकते हैं उसका। ठीक है, तो एनसीईआरटी किताब है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर या स्किप बिल्कुल ना करें, ये मेरी आपकी विनती है आपसे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। डेली न्यूज़पेपर एंड करंट रीडिंग। जो करेंट अफेयर्स की जो रीडिंग होती है और ये डेली न्यूज़पेपर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो हम सभी देखते हैं कि जो न्यूज़पेपर होती हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ उसको खबरों का ही स्रोत ना माने। देखिए जो न्यूज़पेपर होता है वो खबरों के स्रोत के साथ साथ ना वो ज्ञान का भी बहुत ही मेन सोर्स होता है। आप सभी ने देखा होगा या जो जो भी एग्ज़ाम्स यूपीएससी के द्वारा लिए जाते हैं वहाँ से आप प्रश्नों को देखेंगे तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको ना करंट अफेयर्स से उसका लिंकअप जरूर होता है। तो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो जो भी टॉपिक आप जो भी सिलेबस आपने देखा है या जो भी ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक आपको प्रासंगिक लगता है उसको नोट डाउन करें, उसको पढ़ें बढ़िया से। इससे क्या होगा कि आपको बहुत कम समय में और बहुत ही कम मेहनत में भी आपका वो चीज़ कवर हो जाएगा। आप उन चीज़ों को किताबों में ढूंढने से बेहतर है कि आप उसको न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वगैरह के माध्यम से इसको कवर करें। ठीक है, तो न्यूज़पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उन्हें हल करना, और हल करने के साथ साथ उसका स्व मूल्यांकन करना, सेल्फ असेसमेंट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो यूपीएससी की जो प्रश्नों की प्रकृति होती है वो उसमें आप यूपीएससी काफ़ी अनप्रडिक्टेबल है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा सवाल किस साल मतलब आ सकते हैं। आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि एक कोई ऐसा प्रश्न है जो कि करंट अफेयर्स में इस साल पूछा गया है, तो हो सकता है कि अगले वर्ष वो किसी दूसरे सब्जेक्ट जो भी मेन सब्जेक्ट हैं वहाँ पूछ लिए जाएँ। मान लीजिए करंट अफेयर्स का सवाल हो वो आप इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं, फिर अगले वर्ष आप उसको किसी और सब्जेक्ट में देख सकते हैं। यानी कि बहुत सारे जो इतनी डाइवर्सिटी जो होती है ना ये आपको मिलेगी प्रश्नों के नेचर में। तो जो इतनी जो डाइवर्सिटी होती है तो इसको समझने के लिए, इससे डील करने के लिए आपको जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उसका जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप इस नेचर को से आप रूबरू हो जाएंगे एक तो, और आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया रहेगा कि हम हमें कैसे किस तरह के सवालों से डील करना है। तो आप यूज टू हो गए रहेंगे अगर प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से, तो तैयारी करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, आपको यूपीएससी के रुझानों को भी समझने में मदद करेगी। और प्रश्न पत्र का जो भी आप पढ़ें तो उसका विश्लेषण बहुत बारीकी से करें ताकि आप जो भी रणनीति बनाएं वो कारगर हो सके। और हल करते वक्त जो है जो भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसको हल करने समय उनके ऑप्शंस पर ज़रूर विचार करें, क्योंकि कई बार होता है कि पिछले बार के जो ऑप्शंस होते हैं उसी में से कोई नेक्स्ट ईयर सवाल बना लिए जाते हैं या किसी और ईयर में सवाल बना लिए जाते हैं। तो उनके ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, और उसे जो भी आंसर्स का जो होता है वो उसका मूल्यांकन भी ज़रूर करें आप।
और उसको अगर इम्पोर्टेंट लगे तो नोट डाउन भी करें। अगर हो सके जिससे कोई आपका सवाल ऐसा है जो कि आप जानते थे या नहीं भी जानते थे और वो गलत हो रहे हैं, तो और जो सवाल का आंसर गलत हो रहा है तो उसके बारे में आप इसको इजीली ना छोड़ें, उसको आप नोट करते चले ताकि नेक्स्ट टाइम आप दोबारा उसको गलती ना कर सको उसमें, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं इसमें इससे क्या होता है, पैटर्न का जो डिफ़िकल्टी लेवल है या उसके जो टाइप्स है नेचर जो होते हैं वो इस सभी के जो काफ़ी विश्वसनीय स्रोत होते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर, तो इसे आप ज़रूर अच्छे से अपनी तैयारी के दौरान इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर लेखन अभ्यास और मॉक टेस्ट। पहले हम बात करते हैं उत्तर लेखन अभ्यास के बारे में। देखिए ये मेनली ये मैथ्स से रिलेटेड है एक्चुअली। आपको जो भी आपकी जो विश्लेषण करने की जो क्षमता है आपकी, ठीक है, आपकी लेखन शैली का जो भी परीक्षण है वो मेंस एग्ज़ाम में आपको देना होता है इसका। तो वैसे आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी के जो मेंस में है वो समय और शब्दों की सीमा काफ़ी सीमित होती है। आपको काफ़ी सीमित शब्दों में अपने उत्तर को एक तरह से उत्कृष्ट लेवल तक पहुंचाना होता है, ठीक है। तो और आपको ना जो भी आंसर्स आप जो भी जब किताबें पढ़ते हैं या जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं तो उसमें आपको ना एक तरह का इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाना पड़ता है। जो अंतर अनुशासनात्मक जो अप्रोच है उसे अपनाना पड़ता है। आप कई सारे डायमेंशंस के बारे में सोचते हैं। तो जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह इसके लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो आपको जो बहुत ही कम शब्दों में अच्छे आंसर लिखने की जो कला है इसको आपको विकसित करनी होगी। इसके लिए आपको बहुत ही नियमित तौर पर अभ्यास करने की ज़रूरत है। आपको यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे आप उनके आंसर्स को लिख करके प्रयास कर सकते हैं। आप जो जो भी संस्थान है, जो अच्छे अच्छे संस्थान हैं, प्रतिष्ठित संस्थान हैं, उनकी टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करके आप अपने आंसर्स को मजबूत कर सकते हैं। तो जो उत्तर लेखन का अभ्यास है, आप प्रतिदिन एक आंसर ज़रूर लिखें और जब एग्ज़ाम्स करीब हों तो आप मॉक टेस्ट भी ज़रूर लगाएं, ठीक है। तो उत्तर लेखन का अभ्यास शुरुआत से ही ज़्यादा अच्छा है। शुरुआत इसके बारे में भी थोड़ा ऊहापोह होती है बच्चों के मन में कि कब से करें। तो पहले कुछ बेसिक पढ़ाई कर लें, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लें और उसके बाद जब कुछ जो भी बुक्स हैं, एक दो बुक्स जो भी रेफरेंस बुक हैं अगर वो पढ़ ली हों आपने, तो अगर हर विषय में अगर आपको कुछ जानकारी हो गई है तो आप आंसर राइटिंग करना शुरू कर सकते हैं। शुरुआती 3-4 महीने में आपने जो भी पढ़ा हो उसके बाद से आप आंसर राइटिंग ज़रूर शुरू करें, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण सरकारी पत्रिकाएं और वेबसाइट्स। कई सारे ऐसे गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं या उनके द्वारा जो भी मैगजीन्स निकाले जाते हैं, तो इन सभी सोर्सेज का बहुत ही इंपॉर्टेंस है इस एग्ज़ाम में। अंततः आप सभी को तो सरकार के लिए ही काम करना है, सरकारी दफ्तर को ही संभालना है। तो वैसे भी कार्य के दौरान आपको कई सारे ऐसे डाटा और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती हैं। तो तैयारी के दौरान आप इससे पहले ही रूबरू हो जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल जो भी सोर्सेस हैं उनका आप यूज जो है वो मेंस और इंटरव्यू दोनों में कर सकते हैं, ठीक है, और होते भी हैं। तो चूँकि हम सभी जानते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट जो ऑफिशियल जैसे कि पीआईबी हो गया, पीआरएस हो गया, एआईआर हो गया, ऑल इंडिया जो योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन है वो हो गया, और वैसे ही आपको राज्यसभा टीवी हो गया। तो ये या अगर आप देखें तो जो भी मंत्रालय और विभागों के जो ऑफिशियल जो साइट्स हैं या कोई बोर्ड वगैरह है, इन इन सभी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आप विजिट कर करके और कुछ डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको मेंस इंटरव्यू में काफ़ी काम आता है, यहाँ तक कि प्रीलिम्स में भी बहुत काम आता है, ठीक है। तो उन उन सोर्सेज पर आप रिलाई कर सकते हैं, वो भरोसा कर सकते हैं, इसलिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आप ऐसे ही कहीं कहीं से कुछ भी फैक्ट्स वगैरह पढ़ लेंगे और आंसर गलत हो जाएंगे तो फिर वो आपको मार्क्स भी बहुत कम आ जाएंगे। तो ये आपको तैयारी में बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कुछ मतलब प्रतिष्ठित जो संस्थानों के जो भी डाटा होते हैं उन्हें आप कवर करते रहेंगे तो काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिवीजन। जो ये रिवीजन है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है रिवीजन। आप
मान सकते हैं कि जो इस एग्ज़ाम को पास करने का जो है ना, ये एक अचूक दवा है, रामबाण दवा है ये रिवीजन। सभी जानते हैं कि जो यूपीएससी का जो सिलेबस है वो काफ़ी वाइड है, काफ़ी डाइवर्स है। तो जब ये आप किताबें पढ़ते हैं तो इतने बड़े सिलेबस, इतने वाइड सिलेबस होने के कारण चीज़ों को भूलना एक तरह का स्वाभाविक सा बात है। ठीक है, तो रिवीजन इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप जो भी सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार, या आप साप्ताहिक भी और मंथली भी बेसिस पर आप एक तरह से ऑटोमेटिक रिवीजन मोड सेटअप कर सकते हैं। आप सप्ताह में जो भी पढ़ा है आपको उसका एक बार रिवाइज करना है, फिर जो आप महीने में एक बार जो पढ़ा है उसको आप एक बार रिवाइज करें। बार बार रिवीजन ही इस एग्ज़ाम में आपको सफलता दिला सकती है। हम सभी जानते हैं कि जो भी हम पढ़ते हैं उसका 5 से 7 10% ऐसे ही करके हमारे दिमाग उसको ऑब्जर्व कर पाता है, उसे लंबे समय तक रख पाता है। तो उसका 50% भी जानने के लिए हमको 4 से 5 बार किताबों को पढ़ना पड़ता है, उन चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। तो ये रिवीजन ही आपको ये सब चीज़ों में आपको और ऑथेंटिसिटी दिला पाएगा, आपको दिमाग में ज़्यादा समय तक वो रह पाए, इसके लिए आपको बार बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये रिवीजन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ामिनेशन में। इस एग्ज़ामिनेशन का और भी एग्ज़ामिनेशन जो भी है वो रिवीजन के बगैर बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो ये रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वयं के नोट्स बनाना, जो हैंड रिटन नोट्स है खुद के सेल्फ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो होते हैं ये एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में तो एकदम से बहुत ही कारगर साबित होते हैं रिवीजन करने में। तो सभी जानते हैं कि जो भी इतने सिलेबस हैं इसको अलग अलग सब्जेक्ट के बुक पढ़ने में कितने बल्कि हुए आते हैं, बहुत ही बल्कि मटेरियल्स होते हैं। तो इसको कंसाइज करना, इसको जितने शॉर्ट कर सकें आप। एक तो आपको अपने बुक्स को, अपने सोर्सेज को काफ़ी लिमिट रखना पड़ता है। और उस बुक्स को जो भी आप पढ़ते हैं उसको आप छोटे छोटे नोट्स के माध्यम से उसको आप ज़रूर तैयार करें। आपने मान लिया कि एक लक्ष्मीकांत पढ़ा है, तो लक्ष्मीकांत काफ़ी मोटी पुस्तक है तो बहुत ही बढ़िया किताब, लेकिन उस बल्कि होने के कारण बार बार रिवीजन करने में आपको बहुत कठिनाई हो सकती है। तो आप उसके वैसे पॉइंट्स को बार बार जहाँ से आपको सवाल बनते हैं उसको आप शॉर्ट नोट्स में बना लेंगे तो एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में आपको वो काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, जो भी आप न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ते हैं तो उसके छोटे छोटे नोट्स आप बना लें, छोटे छोटे पॉइंट्स में आप उसको नोट कर लें, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या करंट अफेयर्स के रिलेटेड हो। तो शॉर्ट नोट्स आपको एग्ज़ाम से पहले बहुत बहुत मददगार साबित होते हैं। ठीक है, तो हैंड रिटेन नोट्स जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बेहतर वैकल्पिक विषय का चुनाव, जो ऑप्शनल होते हैं हमारे उनका चुनाव। बहुत ही विद्यार्थियों के मन में इस बारे में काफ़ी असमंजस में होते हैं, वहाँ की स्थिति बनी रहती है ऑप्शनल को लेकर के, क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ाम में लगभग लगभग क्या 500 अंकों का, 250 अंकों का 2 पेपर होता है, तो 500 अंक होते हैं। यूपीएससी का मेन जो होता है टोटल 1750 मेंस होता है, 1750 का। तो आप देख सकते हैं कि कितना हो गया, लगभग ये लगभग 30%, 28 साढ़े 28% ये आपको हो जाते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा स्कोर, बहुत ही बड़ा मतलब कि अंक है ये 500। तो वैकल्पिक विषय को चुनने में आपको बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। काफ़ी ये डिसाइसिव फैक्टर होता है इसमें कि आपने जो जो भी ऑप्शन चुना है, जो यूपीएससी ने आपको दिया है, विकल्प जो भी दिया है उनमें से किसी एक का चयन करना होता है। और चुने का जो भी विषय होते हैं उसमें आपको पक्ष विपक्ष हर कई सारे डायमेंशंस के बारे में आपको अवगत होना पड़ता है। तो कुछ ऐसी बातें होती है जो कि आप ऑप्शन का चुनाव करते समय ध्यान में रख सकते हैं। ये इतना बड़ा टॉपिक है वैकल्पिक विषय का चुनाव कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है। तो कोशिश करें कि इस पर एक बहुत ही डीप एनालिसिस के साथ एक वीडियो बनाया जाए। लेकिन आप मोटे तौर पर जान लें कि अगर आपको जैसे विषय में अगर थोड़ी बहुत रुचि हो, या आपका कोई अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड हो उस पेपर में, या आपका पूर्व ज्ञान में हो अगर वो, या आप कहें तो अगर कोई गाइडेंस मिल पा रहा हो बेहतर, अगर उसकी अवेलेबिलिटी हो, या आपका जो स्टडी मटेरियल होता है वो अगर अवेलेबल हो अच्छा। हालांकि अभी तो ये सब चीज़ें आसान हो गई हैं। पहले के जो भी स्टूडेंट्स होते थे उनको ये चीज़ों में काफ़ी परेशानी होती थी, अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती थी मटेरियल्स की और अच्छे गाइडेंस की। तो अगर ये सब चीज़ें आपके फेवर में हैं तो आप उन विषय का चुनाव कर सकते हैं। और क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है मेंस में, काफ़ी ज़्यादा अंक होते हैं, 500 अंक बहुत बहुत होते हैं, इसमें आपको अच्छे नंबर लाना बहुत ही ज़रूरी होता है। मेंस में जो एथिक्स का पेपर होता है और एथिक्स, एसे और जो भी आपका ऑप्शनल है,
अगर ये तीनों अगर बेहतर हो तो आपको पास करने से, अच्छे नंबर से पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो जीएस पेपर में सभी को समान स्तर पर नंबर मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पेपर में आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंस्पिरेशन फ्रॉम सक्सेसफुल कैंडिडेट्स और पर्सनालिटीज़। जी दोस्तों, जो भी आपके आसपास अगर कोई दोस्त हों ऐसे, जो या कोई कलीग्स में, रिश्तेदार में, ऐसे भी कोई भी हो सकते हैं जो आप ये तैयारी कर रहे हों या पास हो गए हैं, तैयारी कर रहे नहीं बल्कि जो भी सक्सेस हो चुके हैं इस फील्ड में, उनके टच में रहना आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। जो भी अगर आपके हैं ऐसे दोस्त या ऐसे कोई कलीग्स वगैरह हैं, इससे क्या होगा कि आपको, आपका एक हौसला बना रहता है, आप एक इंस्पिरेशन के रूप में उन्हें लेते हैं, और उनके तरफ से अगर आपको जो भी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन मिलता है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। और सर यार, आपको जो डिफरेंट डिफरेंट जो पर्सनालिटीज़ है, जो कि सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ हैं, उनसे भी आपको प्रेरणा लेती रहनी चाहिए। उनकी आपको लाइब्रेरी में अगर जाते हैं तो वहाँ से लाइब्रेरी से कुछ अच्छी पुस्तकों को पढ़ करके, उनकी जीवनी को पढ़ करके, या उनके द्वारा जो भी पुस्तकें लिखी गई हों उनको पढ़ करके आप कुछ बहुत सारा ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। और ये अधिकांशतः जो सक्सेसफुल एस्पिरेंट होते हैं, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं, वो ज़रूर इन्हें पढ़ना पसंद करते हैं। सक्सेसफुल लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। और आपको मेंस आंसर राइटिंग में और इंटरव्यू में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अपने तैयारी में ज़रूर शामिल करें, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट, एक अच्छा सा ग्रुप हो, ठीक है। आप जो भी अच्छे मित्रों के जो एक ग्रुप हो, जो कि एक डेडिकेटेड हो और टैलेंटेड भी हो। सॉरी, यहाँ पर टैलेंटेड की स्पेलिंग थोड़ी गलती हो गई है, TAL होते हैं, ठीक है। तो जब, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो दोस्त होते हैं वो आपकी तैयारी में काफ़ी अहम योगदान देते हैं। तो अच्छे दोस्त, आपकी सफलता में अच्छे दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी अहम होता है। डेडिकेटेड और टैलेंटेड दोस्त हों तो आप उनका एक ऐसा ग्रुप बना लें, ग्रुप स्टडी करें, और जो कि काफ़ी अनुशासित होना चाहिए। आप डिसिप्लिन्ड ग्रुप बनाएं, और इससे आपको समय की भी बचत होती है, और काफ़ी कम समय में कई चीज़ों को आप डिस्कस एक दूसरे से कर लेते हैं। अलग अलग मटेरियल्स के, जो भी अलग अलग सोर्सेज के, अगर मान लिया आपके दोस्त हैं कोई 4 दोस्त हैं, और चारों दोस्त में से अलग अलग बुक्स को पढ़ते हैं, तो कई चीज़ों को आप एक जगह कंबाइन करके जब एक साथ जब डिस्कस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें एक जगह आती हैं, और आपको बहुत कम समय में बहुत चीज़ों को आप कवर कर पाते हैं, और दिमाग में भी बहुत जल्दी आपको वो फिट हो जाता है। तो ग्रुप डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक एक ऐसे टाइम में जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन ज़रूरी हो। बहुत एग्ज़ाम के नज़दीक टाइम में नहीं, बल्कि जब आप तैयारी कर रहे हो उस टाइम में ग्रुप डिस्कशन ज़रूर करें। इससे काफ़ी हेल्प मिलती है, और टाइम की भी काफ़ी सेविंग्स होती है, ठीक है। तो अच्छे मित्रों का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे मित्रों से दूर रहें जो कि आपके तैयारी में बाधा बनते हो या भटकाव पैदा करते हो, अशांति फैलाते हो, ठीक है। उनसे आप ज़रूर दूर रहें। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्मार्टफ़ोन एंड सोशल मीडिया का सदुपयोग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया और स्मार्टफ़ोन का अगर सही तरीके से यूटिलाइज करें तो आपकी सफलता में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट की साबित हो सकती है। तो हालांकि जब भी आप तैयारी करें, उस तैयारी के दौरान शुरुआती दिनों में आप कुछ जो भी इम्पोर्टेंट या डेडिकेटेड जो ग्रुप्स होते हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, या टेलीग्राम पे हो, आजकल तो इन सभी चीज़ों का काफ़ी यूज किया जाता है। तो जो भी डेडिकेटेड है ग्रुप्स जो है, या कोई भी चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी मात्रा सीमित होनी चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि जो सोशल मीडिया है या स्मार्टफ़ोन, इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो गैजेट्स वगैरह हैं, जो कई युवाओं के करियर को जो है अगर उत्थान किया है, तो कई युवाओं के करियर को बर्बाद भी किया है, ठीक है, उसका ज़रिया बना है। तो ये तो हर एक पर्सन पे डिपेंड करता है, युवाओं के अपने विवेक पर निर्भर करता है। उसके अगर आप लक्ष्य के प्रति अगर समर्पित हो तो ये सब चीज़ें आप स्मार्टफ़ोन का स्मार्टली यूज करना जानते हो तो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। लेकिन जिन लोगों की इसका अगर लत लग जाती है या भटक जाते हैं तो उनसे पीछा छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें आपको तैयारी के दौरान ज़रूर मिलेंगी, साथ रहेंगी, लेकिन आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल इसको करना होगा। नहीं तो आप
निश्चित टाइम फ्रेम में बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छे से सोचना होगा, ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बी पॉजिटिव। ये तो तैयारी के दौरान काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। आपको सकारात्मक बने रहना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि यूपीएससी के दौरान, तैयारी के दौरान, अगर मान लिया कि अगर असफलता हाथ लगती है, तो कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब आपको माहौल काफ़ी भारी सा हो जाता है, आप उदास या नर्वस हो जाते हैं। तो इस टाइम में आपको सकारात्मक बने रहना है। तैयारी करने के दौरान अचानक से सफलता भी नहीं मिलती है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि अगर तैयारी उनकी अच्छी होती है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी ले पाते हैं, एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं। लेकिन अगर जिनका नहीं होता है तो उन्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आप निगेटिव विचारों को अपने आप से दूर रखें, उसको अपने आप से बचा कर रखें और कठिन परिश्रम करें, पूरी शिद्दत से तैयारी करें। एक आपने एक फिल्मी डायलॉग सुना ही होगा कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको वो हासिल होगी। और जब फिर आपका मेहनत जब रंग लाएगा, आप जब सफल हो जाएंगे, तभी तो आप ये कह पाएंगे कि इतनी शिद्दत से मैंने जो तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। ये भी एक फिल्मी डायलॉग है, तो कुछ ज़्यादा ही लगता है फिल्मी हो गया। तो आप मेहनत करें। हमने जो इन बिंदुओं को चर्चा की है, आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा होगा आपको। तो आप सभी अगर यहाँ तक सुन पाए हैं, अगर अंत तक सुना है आपने, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यही धैर्य, यही जो पैसेंस जो आपके अंदर हो, तो यही पैसेंस आपको एक दिन सफल बनाएगी। तो तैयारी में लग जाइए, पढ़ते रहिए, बीच बीच में ब्रेक लेकर के पढ़िए, है ना। अनचाहे दोस्तों से, अनचाहे कॉल्स जो होते हैं उनसे आप दूर रहें। जब आप पढ़ रहे हो तो कोशिश करें कि आप फ़ोन्स वगैरह को ऑफ़ करके रखें, है ना, या दूर रखें अपने से। ठीक है, जो भी फेसबुक व्हाट्सएप चैटिंग होते हैं, सोशल मीडिया से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। और बहुत ही ज़रूरी बात कि आप अपनी पढ़ाई को अपने मन पर हावी ना होने दें, अपने मन पर निर्भर ना होने दें कि मेरा मन ये नहीं कर रहा है, ये नहीं, आज मन नहीं है, आज ये नहीं, वो ये बहुत ही आपको पीछे खींच देता है। तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहें। मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। निगेटिव लोगों से दूर रहें। निगेटिव जो भी डिबेट्स वगैरह आसपास हो रहे हों तो उन सब चीज़ों से आप अपने आप को दूर रखें। समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम ही तो सब कुछ है, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे तो इतना नहीं लग रहा है, बहुत काफ़ी लगता है, ये वीडियो भी काफ़ी लंबा लगता है, हो गया है। तो अगर, लेकिन उम्मीद है कि आप इन लोगों से उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर संभाल लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन्हीं में से किसी एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके इन्हीं में से किसी एक टॉपिक पर डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। तो टेक केयर, धन्यवाद।